नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और वीकली एक्सपायरी के दिन ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। फोकस काफ़ी सारी चीज़ों पर है। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ हर रोज की तरह कर लेते हैं जो कि अच्छे नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,073 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ पॉजिटिव ओपनिंग करते हुए, वहीं निक्कई में भी हम देख रहे हैं करीब 100 अंकों की तेजी और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक सपाट रेंज जहां पर कह सकते हैं डाउ फ्यूचर्स की तरफ से। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं दो ट्रेडिंग सेशन से जो तेजी कायम है वो बरकरार दिखी। यहाँ पर डाउ जोन्स में करीब 261 अंकों की बढ़त, एसएनपी में हमने 47 अंकों की तेजी और नैस्डैक में भी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखी है। अच्छे लेवल्स पर कामकाज अमेरिकी बाजार में होता हुआ दिखा। एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत और विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और इससे ज़्यादा बेहतर क्यूज़ की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल सुधरते हुए दिखा है, लगातार 2 दिनों से आप तेज़ी देख रहे हैं, बल्कि आज अगर आप देखें और जिस तरह का एक्शन है तो 3 दिनों की तेज़ी आपको बाजारों में आती हुई दिखेगी। और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो डाउ पर रखिए नज़र, क्योंकि कल हमने देखा लगातार दूसरे दिन अच्छी तेज़ी आई, 260 अंक उछला है। और अगर आप डाउ का इंट्राडे देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन आपको दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए दिख रहा है। तो करीब करीब 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 800 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ में आती हुई दिखी है। तो एक मजबूत रिबाउंड है, क्योंकि इससे पहले करीब 1100 पॉइंट्स की हमने गिरावट आती हुई देखी थी। तो जितने लॉसेस थे लगभग डाउ वो सारे रिकवर आपको करते हुए दिखा है। यही नहीं, S&P 500 पर भी डालिए नजर, क्योंकि कल यहां पर और नैस्डैक पर हमने 1% की तेजी देखी। और जो S&P 500 है वो अपने रिकॉर्ड स्तर से अब सिर्फ और सिर्फ 50 अंक दूर है। तो ये आपको मजबूती दिखा रहा है जो वापस यूएस मार्केट्स में आ गई है। अपने रिकॉर्ड स्तर से सिर्फ 1% दूर है S&P। 800 पॉइंट्स 2 दिन में डाउ आपको भागते हुए दिखा है। अच्छा सेक्टोरल पार्टिसिपेशन कल एक बार फिर से आते हुए दिखा। कई सारे और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बाजार का कल मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रिवाइज्ड Q3 जीडीपी डेटा आया है, संशोधित Q3 जीडीपी डेटा जो आया है यूएस का, वो 2.3% का रहा है, जो कि काफी मजबूत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंज्यूमर और आईटी स्टॉक्स में लगातार एक्शन बन रहा है। कल भी हमने आते हुए देखा। और कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, एनर्जी और ट्रैवल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, यहां पर आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। और वो इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का जो डर है वो फिलहाल कम होते हुए दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि फाइजर ने कोविड के लिए एक दवाई बनाई थी जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। अब तक अगर आप देखें तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, बचने के लिए तो वैक्सीन है, पर कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दवाइयां थी जो दूसरी बीमारियों के लिए बनाई गई थी, जिनका कोविड के इलाज में इस्तेमाल कर रहा था। पर यह दवाई ऐसी है, ये गोली ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कोविड से लड़ने के लिए बनाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कोविड से लड़ने के लिए जो दवाई बनाई है, पहली ऐसी दवाई है जिसे यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई। तो आगे देखते हैं इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट में काफी प्रभावी पाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो मामले हैं वो बढ़कर आ रहे हैं, पर ये सामने जरूर निकल कर आ रहा है कि इन मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत है। यानी कि एक माइल्ड सिम्टम आपको आता है, ज्यादा मेजर इसका इंपैक्ट रहता नहीं है। यूरोप में भी हमने देखा अच्छी तेजी का एक्शन रहा, करीब आधे से 1% ऊपर यूरोप के बाजार दिखे। कच्चा तेल वैसे दायरे में रहा है, बट ब्रेंट $75 के ऊपर ही है, तो वहां पर भी एक्शन ठीक ठाक रहा। सोने में हमने हल्की सी खरीदारी देखी है और डॉलर में सुस्ती आती हुई देखी है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं। हाँ, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, स्पेशली यूरोप में। यूके में 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं, बट उतने प्रभावी नहीं पाया गया है ओमिक्रॉन। और पहली कोविड से लड़ाई के लिए जो दवाई है उसको मंजूरी मिल गई, तो वहां से मूड आपने सुधरते हुए देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो कई सारी पॉजिटिव खबरें विदेशी बाजार से आती हुई देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़े जरूर हैं, लेकिन इसके बीच इससे लड़ने के लिए भी फाइजर ने कोविड के लिए एक दवाई बनाई है जिसे यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। और पर्टिकुलरली इसे सिर्फ कोविड से ही लड़ने के लिए दवाई ये बनाई गई है, तो काफ़ी पॉजिटिव। इसके अलावा जीडीपी के डेटा और साथ ही इकोनॉमी, कंज्यूमर, ट्रैवल, आईटी सेक्टर ने बाजार को काफ़ी हद तक संभाला है, जिसके चलते विदेशी बाजार में दमदार एक्शन हमने देखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय बाजार की तरफ रुख करते हैं। एफआईआईज डीआईएस का एक्शन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी जानेंगे। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 827 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने 1122 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1593 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं।
तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में बिकवाली के आंकड़े हैं। हाँ, डीआईएस की तरफ से खरीदारी कैश मार्केट में जरूर नजर आ रही है। ये तमाम संकेत हमने जाने, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, इन संकेतों पर कैसे हमें फोकस करना है और इन संकेतों के साथ भारतीय बाजार में शुरुआत कैसे की जाए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, सब कुछ जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। भारतीय बाजार की लगातार 2 दिनों की तेजी, विदेशी बाजार के अच्छे संकेत और साथ ही एफआईआईज डीआईएस का एक्शन, ये सब कुछ हमारे पास है। कैसे लग रहे हैं आज के लिए संकेत? वीकली एक्सपायरी के दिन क्या किया जाए? मेरे ख्याल से देखिए, तेजी के संकेत सारे हैं और लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती हुई है। भारतीय बाजार 2 दिनों से दिन की ऊंचाइयों के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो खासतौर से कल स्पेशली अच्छी क्लोजिंग मिली है, तो आज गैप से एक ओपनिंग मिलेगी। 17,000 का एक अहम लेवल है, इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके ऊपर खुलकर टिकना अपने आप में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा और उसके बाद वहां से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का और थोड़ा फ्रेश खरीदारी का सहारा मिलेगा। ग्लोबल संकेत ठीक है। लोकल संकेत की बात करें तो एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल भी थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में छोटा आया है। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी एफआई ने खरीदारी की है, तो वहां से भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार की सपोर्ट रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और अब आज के लिए 16,775, 16,825 ये सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,000 के आसपास ऊपर खुलने के बाद 17,075, 17,200 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार आपको रुकते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 35,000 के थोड़ा सा ऊपर हमने एक क्लोजिंग दी है और आज बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ थोड़ा और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। 34,600, 34,700 अब आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 35,325 से 35,525 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहां बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट बनता है। ये बात बिल्कुल, शुक्रिया अनिल सर विस्तार से आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो 35,325 के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। पहले निफ्टी देखिए 16,775 से 16,825, इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। ऊपरी रेंज 17,075 से 17,200 की निफ्टी के लिए मानकर चलना होगा। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ पर आप देखिए 34,600 से 34,700 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। 35,325 से 35,525 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। वीकली एक्सपायरी है, लेकिन बाजार हर रोज उच्चतम लेवल अपने छूने की कोशिश कर रहा है और आज भी क्योंकि संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ऐसी कोशिश देखने को मिलेगी। सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बतानी है। जी और सोनी के मेगा मर्जर पर कंपनी की कल कॉन कॉल थी। कॉन कॉल की क्या रही बड़ी बातें बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। जी वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो कॉन कॉल में सुन रहा था और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट था, आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैनेजमेंट और इस पूरे सिनर्जीज को लेके सोनी के साथ मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आया। सबसे पहले तो इनका कहना था कि पहले ही साल में आपको करीब 6 से 8% के आसपास की सिनर्जीज देखने मिलेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा सिनर्जीज जो होंगी वो रेवेन्यू सिनर्जी होगी। आगे चल के डिजिटल पे इनका काफ़ी फोकस रहने वाला है और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इस मर्ज एंटिटी का रहने वाला है। आगे जाके तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए बिड करेंगे, लेकिन मर्जर के पहले भी कहीं ना कहीं जी अलग से स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए बिडिंग करते रहेगा और काफ़ी एग्रेसिव जो है ओवरऑल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को लेके ये पूरा मर्ज एंटिटी जो है वो आगे रहने वाली है। इसके अलावा इनका कहना है कि मर्जर की जो प्रक्रिया है वो करीब 8 से 10 महीने के आसपास के अंतराल में पूरी हो जाएगी। काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं 8 से 10 महीने के आसपास का समय लगेगा। जो कैश मिलने वाला है करीब $1.2 बिलियन के आसपास का, आगे चल के उसका इस्तेमाल डिजिटल पे फोकस करने के लिए, वहाँ ग्रोथ के लिए, M&A एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। अगले 3 से 5 साल में ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा। जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें सोनी का मूवी और म्यूज़िक का जो कारोबार है वो नहीं रहने वाला है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि जब ये डील पहले सितंबर में जब अनाउंस की गई थी तो करीब $1.575 बिलियन के आसपास की डील थी और कल जब डिटेल्स आए थे तो करीब $1.2 बिलियन के आसपास के डिटेल्स आए थे। तो कॉन कॉल में एक क्लेरिफिकेशन दिया गया कि आगे जाके सोनी के जो प्रमोटर्स है
मर्जर के पहले करीब $300 मिलियन के आसपास का जो फंड इन्फ्यूजन है वो भी करने वाले हैं। यानी कि सोनी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो $1.5 बिलियन के आसपास का जो इन्फ्यूजन है वो करने वाला है। तो ये अपने आप में और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। डील के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा मेगा मर्जर है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर है, पूरे इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज करने वाला है ये, तो कुछ समय के लिए मर्जर के बाद जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर्स है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, और उसके 3 हफ्ते बाद जो मर्ज एंटिटी है कहीं ना कहीं उसके शेयर जो है उसकी रीलिस्टिंग होगी। ओटीटी कारोबार को लेकर भी इन्होंने क्लैरिटी दी कि आगे जाके जो मर्ज एंटिटी होगी वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगी कि ओटीटी कारोबार का क्या करना है। और एक अच्छी बात इन्होंने की कि जी हमेशा से डिविडेंड देते आ रहा है, आगे चल के भी डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो जस की तस बरकरार रहेगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस पूरे कॉन कॉल में काफ़ी कुछ था और आगे की ग्रोथ को लेके मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। ओके, तो जील कॉन कॉल की बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। इन्वेस्टर्स के लिए जिस तरह से वरुण ने बताया काफ़ी कुछ था, और जो कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी था सब कुछ हमने आपको बताया। 8 से 10 महीनों में ये जो बड़ा मर्जर है उसकी प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखेगी, और डिजिटल के साथ स्पोर्ट्स पर भी फोकस यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन वरुण, अब आगे बढ़ते और आज के लिए खबरें कौन सी अहम है और साथ ही ट्रिगर्स कौन से हैं ये भी जानना है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मेड प्लस की लिस्टिंग होने वाली है, मतलब इस हफ्ते तो रोज एक लिस्टिंग होने वाली है, तो आज मेड प्लस की बारी है। इशू साइज जो था करीब 1400 करोड़ के आसपास का था। इशू प्राइस 796 रुपीज़ प्रति शेयर का है। टासन्स की एंकर इन्वेस्टर्स की जो 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है वो आज खुलने वाला है, तो देखना होगा कि इस स्टॉक पे क्या असर होता है, क्योंकि एंकर बुक जो है 306 करोड़ की थी। JSPL नीलांचन इस्पात के लिए इस कंपनी ने बोली लगाई है। बोली की प्रक्रिया जो है 23 दिसंबर को शुरू होने वाली, यानी कि आज शुरू होने वाली है। कंपनी बोली लगाएगी, माफ़ कीजिएगा। और गेल बोर्ड की बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पे कंपनी विचार करने वाली है। एल्गो क्वांट फिनटेक, जिसको पहले आप हिंदुस्तान एवरेस्ट टूल्स के नाम से जानते थे, इसकी स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है 1:5 की। और मोदी जी आज एक बैठक करने वाले हैं, ओमिक्रॉन की जो सिचुएशन है उसके बारे में ये बैठक होगी। CMS इन्फो सिस्टम, आज IPO का आखिरी दिन है, अब तक 66% ये भर चुका है, तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट QIP के जरिए 1500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लिकर स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि क्रिसमस और नए साल पर रेस्टोरेंट्स, बार्स की क्षमता जो है वो आधी करनी होगी। सिर्फ 50% क्षमता के आसपास जो रेस्टोरेंट्स है वो काम कर पाएंगे। दिल्ली में इस तरह का ऑर्डर दिया गया है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं नजर रखिए इन कंपनियों पे। कोटक महिंद्रा बैंक पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो का अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है। फोर्ड क्रेडिट के पोर्टफोलियो जो पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग है उसके पोर्टफोलियो का अधिग्रहण इन्होंने किया है। अडानी पोर्ट्स, सरकार ने PPP पोर्ट्स के लिए टैरिफ नियमों का ऐलान कर दिया है, तो इसके चलते इस कंपनी पर नजर रखिएगा। टाटा मोटर्स, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से सब्सिडरी का गठन इस कंपनी ने किया है, और आपने देखा है कि EV की खबरें आते ही किस तरह से स्टॉक में उछाल देखने मिलता है। जी शिपिंग पे नजर रखिएगा, 27 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, बाय बैक पे कंपनी विचार करने वाली है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, साथ ही IPO के अपडेट्स भी हैं, सब कुछ आज बाजार में अब देखने को मिलेगा, और काफ़ी एक्शन पैक यहाँ पर बाजार इन खबरों के चलते भी दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं आपको बता देते हैं। शुरुआत कर रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग की राय से, जो कि मुथूट फाइनेंस पर है। कल इस स्टॉक में क्या शानदार मूव देखने को मिले। 1448 के लेवल्स पर क्लोजिंग करीब 3% की बढ़त के साथ स्टॉक ने दिखाई। आज के लिए 1520 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। 1408 का यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाएं। यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग की बाय कॉल इनिशिएट करने की राय आती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक और ट्रेडिंग कॉल आनंद राठी की तरफ से एस्कॉर्ट्स पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1890 के टारगेट्स को मानकर चले, 1800 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास आई हैं, टाटा केमिकल्स और साथ ही SBI अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं, 470 के टारगेट्स को मान के चले, 448 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। और टाटा केमिकल्स में भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। खरीदारी के मौके ढूंढे, 910 के टारगेट्स के लिए 867 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स और 4 की 4 आपके लिए आज के लिए खरीदारी की इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से बाय कॉल इनिशिएट करने के बारे में यहाँ पर सोचा जा सकता है। तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत, खबरों वाले शेयर्स, इंपॉर्टेंट खबर, झील के कॉन कॉल की डिटेल्स और साथ ही स्ट्रैटेजी, हमने सब कुछ जाना। लेकिन अब हमारे साथ मुदित गोयल जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि आज बाजार पर उनका आउटलुक क्या है। मुदित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या लगता है आज हम देख रहे हैं वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही, और कल की तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी?
गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। बिल्कुल देखिए, जो तेजी हमने कल के सेशन में, कल लास्ट में देखी थी, पूरे दिन ही कल तेजी तो होती हुई नजर आई थी और लास्ट में जिस तरह से एक्सटेंड हुई है मार्केट में रैली, हमें लग रहा है ये रैली कंटिन्यू रहेगी। चार्ट पर अच्छी चीज जो नजर आ रही है, मार्केट में करीब फ्राइडे के सेशन में जो गैप डाउन ओपनिंग दिया था, वो गैप कल के सेशन में फिल होता हुआ नजर आया है। गैप तो फिल हुआ ही है, साथ साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह के सेंटीमेंट्स और चार्ट्स कल बन गए हैं, लग रहा है यहाँ से रैली एक्सटेंड हो सकती है। आज के सेशन में निफ्टी में 17,150 से लेकर 17,200 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर छोटा मोटा डिप भी देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा 17,200 के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 16,850 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की भी बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में देखिए कल पूरे दिन एक साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नजर आया था, लेकिन लास्ट के 1-1.5 घंटे में जिस तरह का पुल बैक लोअर लेवल से कल के सेशन में देखने को मिला, आज वो एक्सटेंड हो सकता है। निफ्टी बैंक में अभी गैप फिल नहीं हुआ है जो फ्राइडे के सेशन में बना था, तो हमें लग रहा है आज के सेशन में निफ्टी बैंक में वो गैप फिल होगा, साथ के साथ 200 डेमा के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए लग रहा है निफ्टी बैंक में 35,300 से लेकर 35,450 तक के सब के टारगेट्स निफ्टी बैंक में नजर आ सकते हैं। कोई भी टिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 34,850 का। बिल्कुल मुदित जी, आज के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आप क्या देंगे? देखिए, आज के लिए जो स्टॉक देंगे, सबसे पहले तो कल मॉर्निंग शो में हम जुड़े थे और हमने पिक ऑफ द डे में ऑरबिंदो फार्मा को रिकमेंड किया था और कल वो टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। और आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं जिस तरह के चार्ट्स बनाए हैं, स्टॉक ने लोअर लेवल पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कल ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से रैली एक्सटेंड हो सकती है और वो फार्मा को बाय करके चलेंगे 732 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। दूसरा स्टॉक रहेगा एक आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। चार्टिकली एक फ्लैग पैटर्न काउंटर बना रहा है, ब्रेकआउट के पास आ गया है। सेंटीमेंट्स जिस तरह से बने हुए हैं आईटी सेक्टर को लेकर, लग रहा है पूरे आईटी पैक में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए टीसीएस को भी लॉन्ग करके चलेंगे 3680 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3600 का। साथ ही एक ट्रेंड है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस बिल्कुल पास है, होटल रेस्टोरेंट लिकर स्टॉक्स फोकस में हैं। क्या कहीं कोई पर्टिकुलर स्टॉक शेयर जिस पर आपने नज़र बनाई है, कहीं हमें आप रिकमेंड करना चाहेंगे कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन सेगमेंट से जुड़ा हुआ? बिल्कुल मानसी जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछा है। तो यहाँ पर जो थीम बनी हुई है उसमें लग रहा है कि लेकर स्टॉक्स में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो मैकडॉवेल बाय करके चल सकते हैं, 903 CMP है, तो यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। जो टारगेट बनेगा 940 और 960, ये 3 से 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से बाय करके चल सकते हैं। 960 तक के टारगेट मैकडॉवेल में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। मानसी जी, अगर इसके साथ कोई और स्टॉक भी ऐड करना है तो जुबिलेंट फूड को भूलना नहीं चाहिए। पिज्जा में भी काफी अच्छा इस टाइम पर डिमांड बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे नजर आता है। तो अब जुबिलेंट फूड को भी बाय करके चल सकते हैं 3550 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3380 का। श्योर मुदित जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली लिकर और होटल स्पेस पर बुलिश है, लेकिन साथ ही औरोबिंदो फार्मा पर आज के लिए उनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल, टारगेट 732, 710 का स्टॉप लॉस और टीसीएस में 3680 के टारगेट से खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 3600 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन अब कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, क्या आउटलुक है और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। डॉलर में वीकनेस की वजह से हमने देखा है कि गोल्ड के भाव अब $1800 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। कल भी हमने एक अच्छी क्लोजिंग देखी थी और अब भाव $1804-1805 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। MCX में करीबन 48,100 पे खरीदारी करें, 47,850 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 48,600 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 62,000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 61,400 का लगाएं, टारगेट 63,000 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड का भाव ऊपर में $1820 तक छू सकता है। साथ ही अनुज जी, बेस मेटल्स की चाल और कच्चे तेल पर आपका नजरिया क्या होगा? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हमने एक अच्छी पॉजिटिविटी ट्रेंड आते हुए देखा है। कल क्रूड की इन्वेंट्री आई थी जिसमें स्टॉक प्राइस ड्रॉडाउन होते हुए दिखाई दिए थे। तो क्रूड के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। क्रूड में करीबन
5450 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5380 का रहेगा, टारगेट 5500 तक हो सकता है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नाइमेक्स में WTI क्रूड ऑयल $75 तक के लेवल को छू सकता है। जहाँ तक बेस मेटल का सवाल है, यहाँ पर भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। यहाँ पे कॉपर को चुना है खरीदारी करने के लिए करीबन 745 में, स्टॉप लॉस 740 का रहेगा, टारगेट 755 तक हो सकता है। तो बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही करेंसी के चाल पर आपका आउटलुक क्या है अनुज जी? और देखिए, पिछले 3 दिनों में रुपया थोड़ा सा एप्रिशिएट हुआ है और जो डॉलर में वीकनेस रही है तो वो भी आज जारी रहेगी। तो हमें लगता है कि USD INR में डॉलर में बिकवाली करना चाहिए 75.80 में, स्टॉप लॉस 76.10 का रहेगा, टारगेट 75.30 तक हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट में तेजी आ रही है उससे रुपया यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है और डॉलर में वीकनेस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स पर मार्केट एक्सपर्ट की राय हमने जानी, लेकिन चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। जी एंटरटेनमेंट पर, जील पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी। ऑफकोर्स कल के लिए सबसे बड़ी खबर जो कि यहाँ पर मर्जर की आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं बुलिश है। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, टारगेट जो है 415 के सुझा रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट जील पर आई है, बाय कॉल यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई, टारगेट 395 के सुझा रहे हैं। और साथ ही क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, यहाँ पर इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय दी है, 400 के लक्ष्य सुझा रहे हैं। खास तौर से जी और सोनी का जो मर्जर है ये बहुत बड़ा मर्जर है और मर्जर के बाद पूरी डील की प्रक्रिया जो है, अप्रूवल्स जो हैं वो पूरे होने के बाद मार्केट लीडर से भी बड़ा ये सेगमेंट और बड़ी ये कंपनी बनती हुई दिखेगी, जिसके चलते कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर खरीदारी की राय और साथ ही आउट परफॉर्म की रेटिंग आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए एक बार क्विकली विदेशी बाजार के संकेत देख लेते हैं। जाने से पहले एशियाई बाजार जैसे कि आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ अच्छी तेजी पर ट्रेड करते हुए 17,066 के लेवल्स पर करीब 88 अंकों की बढ़त SDX निफ्टी में बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। आज 7 बजे जब दिन शुरू कर रहे थे वहां से भी और ज्यादा तेजी आती हुई यहाँ पर हमने देखी है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार निक्केई में भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज, निक्केई करीब 104 अंकों की तेजी दिखाते हुए हांगकांग के बाजार में करीब 40 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और फ्यूचर्स जो है वो भी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। ऑफकोर्स एक रेंज में है लेकिन हरे निशान के साथ ट्रेड करने में ये भी कामयाब है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।